नमस्कार किसान साथियों, कृषि मूलम जगत सर्वम, खेती जगत का मूल है। मैं अशोक भीमानी कृषि गुजरात यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं सूरत डिस्ट्रिक्ट के कामरेज तहसील में डूंगरा गांव में आए हैं कि जहां एक बायोगैस का जो प्लांट है, बायोगैस प्लांट की वो हेल्प से वो जो एक जैविक खाद बना रहे हैं और वो कैसे बना रहे हैं, वो क्या उसका बेनिफिट है, चलिए हम आपसे उसके ओनर से मुलाकात करवाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। नमस्कार साथियों, तो आइए हम उसके जो ओनर है उस सभी को मिलते हैं। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए हमारा किसान साथियों को सर जी। मैं कंपनी ग्लो ग्रीन बायोटेक का सीईओ हूँ और हमने एक बहुत नेक इरादे से ये कंपनी को शुरू किया है। ये नेक इरादा ये है कि हम लोग ये तीनों मिलके ये डेवलप इस तरह करना चाहते थे कि सबका फ़ायदा हो, विकास हो और ज़मीन जो बंजर होती जा रही है उसको हम लोग सीधा ऑर्गेनिक माध्यम से उठा सकें। तो ये सब करने के लिए हमने सोचा और ये सोच के हमने एक बायोगैस प्लांट का निर्माण किया। बायोगैस प्लांट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम कहीं और नहीं मिल सकती है। अभी ये जानने के लिए कि कैसे हो सकती है, हमारे जो एग्रोनॉमिस्ट है मिस्टर रसिक भाई, वो आपको पूरा बताएंगे। नमस्कार, मैं रसिक वरिया, ग्लो ग्रीन बायोटेक में सभी किसान और भौतिक भाई आपका स्वागत है। मेरे साथ है शैलेश भाई। शैलेश भाई जरा उसको परिचय देंगे आपको। मेरा नाम है शैलेश भाई नागर। मैं यहाँ ग्लो ग्रीन बायोटेक का पूरा संभालता हूँ और यहाँ का जो भी खाद वगैरह सब है वो मैं संभालता हूँ। धन्यवाद। अभी आगे से ये रसिक भाई आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। देखो, आपने हमारी मुलाकात लिया और ये जानकारी उत्सुकता से बताई कि आप एक खाद के बारे में सभी किसान को पहुंचाना चाहते हैं। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि खेती में हमारी फसल को और हमारी जमीन को जो चीज की जरूरत है उसी चीज को हम सही तरीके से अच्छा और इजी टू अवेलेबल कैसे दे पाए। तो हमने इस ग्लो ग्रीन बायोटेक कंपनी की शुरुआत 2018 में किया था। आज 2024 यानी 6 साल हो चुका है। 6 साल में हमने यही समझा कि भाई प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक खेती है, जैविक खेती, सभी प्रकार की खेती किसान करते हैं। ओवरऑल हमारा इंडिया और हमारा मोदी साहब या पीएम साहब का यही मिशन है कि किसान की आय दुगनी कैसे किया जाए। हम यही सोच रहे थे कि भाई हमको पैदावार बढ़ाना है, केमिकल खाद को कम करना है, पेस्टिसाइड को कम करना है, ओवरऑल सोसाइटी में अच्छा खाना देना है। तो वो चीज समझने के लिए हमने पिछले 6 साल से R&D किया है और इस खाद को डेवलप किया है। मैं मेरा खुद का परिचय दूं तो मैं पहले डायमंड बिजनेस कर रहा था, लेकिन जब से मैं ग्लो ग्रीन बायोटेक से जुड़ा था तो मैंने किसान टू किसान, खेत टू खेत, फसल से फसल जाके क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए वो समझा। सारी बातें समझने के बाद यही पता चला कि भाई हमें हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल को बढ़ाना ही पड़ेगा। जब तक ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम यूरिया डालेंगे या डीएपी कुछ भी केमिकल डालेंगे या तो कुछ भी जैविक तरीके से फार्मिंग करेंगे, हमें अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। यही हमारा 6 साल घूम फिर के किसानों के साथ बातचीत करके एक समझ में है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो भी गोबर गैस प्लांट है, पहले भी मेरी एग्रीकल्चर में मैंने जो मेरी स्टडी थी 8 से 12, उसमें मैं बायोगैस प्लांट में काम करके आया था। वहां भी हम गैस प्रोड्यूस करते थे, बायोस्लरी को एक अलग लेवल से इंक्रीज करके खेतों में डालते थे। तो वही प्रोसेस को मैंने यहाँ दोहराया। हमने किसान को किसान जाके R&D किया और एक निश्चित डोज तय किया जो अभी फिलहाल 45 लीटर पर एकड़ बिना केमिकल डाले किसान अपनी जितनी भी केमिकल सी पैदावार है उतनी ले सकता है। तो हमने तीन डोज तय किया है और सभी फसल में एज ग्रुप के हिसाब से इसका रिकमेंड डोज बनाया है। समझ लो कि जो केस है, जो धान्य वर्ग की फसल है जो 60 से 90 दिन पक जाती है, उसी फसल में हमें 45 लीटर डालना है। प्लांटेशन या तो बुवाई के साथ 15 लीटर, फिर 15 दिन के बाद 15, फिर 15 दिन के बाद 15। तो वेजिटेटिव ग्रोथ तक 45 लीटर हम डालते हैं तो अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ और क्वालिटी फ्लावरिंग मिलता है। सेम हमने बागबानी में किया है, अनार में किया है, पपीता, केला,
यानी किसी भी ऐसी फसल नहीं है कि जहां हमने इस खाद का रिजल्ट नहीं लिया है। हमने सूरत से स्टार्ट किया है, लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र, तमिल, कर्नाटक सब जगह पे भेजते हैं और हमारे साथ काफी किसानों जुड़े हैं। सबका रिजल्ट हमारे पास आते रहते हैं, किसान क्या फायदा वो बता रहते हैं। वो सारी जानकारी हमारी ग्लो ग्रीन बायोटेक रिजल्ट सूरत चैनल के माध्यम से आपको मिल पाएंगी। लेकिन हम अभी आपको प्लांट के साथ विजिट करते ही एक खाद का कैसे डेवलप किया है, क्या फायदा है, वो समझाना चाहते हैं। तो चलो हम आपको प्लांट विजिट के साथ इस आइए हम दिखाते हैं अभी हमारा पूरा प्रोजेक्ट कैसे हमने डेवलप किया है, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारे रसिक भाई आपको समझाएंगे। ये सब नेचुरल प्रोसेस से बन रहा है। तो आप आपके सामने देख रहे हैं कि बैंगन पड़ा हुआ है। यहाँ बैंगन भी आता है, कद्दू आता है, लौकी आती है। सब कुछ जो नेचुरल प्रोसेस में हमको जो डालना है वो सब यहाँ आता है और उसको क्रश करके हम लोग डालते हैं। जोरबे ने बताया कि सब कुछ, यानी हमने इस फर्टिलाइजर यानी लिक्विड जैविक खाद का अच्छी प्रॉपर्टी डेवलप करना है तो सभी वेजिटेबल, सभी फ्रूट का एक न्यूट्रिशन वैल्यू है, और वही न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें किसानों को जो चीज नहीं बिक रही है उसका अच्छा दाम दे के परचेस कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे एपीएमसी मार्केट से काफी सब्जियां जो नहीं बिक रही है वो किसान हमें दे देते हैं। तो ये हमारा जो क्रशर मशीन है, उस क्रशर मशीन से हम ग्राइंडिंग करके हमारी फीडिंग सिस्टम में गोबर के साथ मिला के ही डाइजेस्टर में डालते हैं। प्लांट ऑटोमेशन है, जितना गोबर का वेट हुआ उसी हिसाब से यहाँ से आदमी उसको झेट मार के अच्छा सा मिक्सचर बना के डाइजेस्टर में डालेंगे। जैसे गोबर आएगा पानी का जेट लगेगा और वो एक स्लॉब से गोबर इधर आएगा। यहाँ इस मिक्सिंग चैम्बर में इस प्रकार से डिजाइन और मॉडिफाई किया गया है कि जिस मात्रा में गोबर का घोल इधर आएगा उसी हिसाब से एक सेंसर उसको लेवल को टैप करेगा, एजिटेटिंग से घुमाएगा और घुमाने के बाद ये डाइजेस्टर में जाएगा। तो जो प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए वो प्रॉपर मिक्सचर होता है। दूसरे बायोगैस की कंपेयर में यहाँ से ही स्लरी अच्छी बनने का काम स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ ऐसी सिस्टम डेवलप किया गया है कि जो भी मटेरियल आएगा उससे पंप के जरिए ही डाइजेस्टर में डाला जाएगा। तो यहाँ भी इस पंप को हमने पेटेंटेड डिजाइन का पंप डेवलप किया है कि वो एक लेवल को पार्टिकल को क्रश करके ही डाइजेस्टर में जाएगा। पंप ने उठाया है, उठाने के बाद हमारे पास यहाँ 2 डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर 2 और डाइजेस्टर 1। अभी हम सिर्फ डाइजेस्टर 1 को ही ऑपरेट कर रहे हैं, डाइजेस्टर 2 को एज ए फर्टिलाइजर स्टोरेज के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ भी पूरा ये स्काडा ऑटोमेशन बेस्ड प्लांट है, यानी स्काडा बेस पे प्लांट काम कर रहा है। इससे जो भी डाइजेस्टर में हम फीड करेंगे गोबर, वेजिटेबल, फूड वेस्ट का मिक्सचर को इस पाइप के जरिए डाइजेस्टर में जाएगा। डाइजेस्टर जाने के बाद इस डाइजेस्टर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसमें डाला हुआ सभी प्रकार का वेस्ट यानी गोबर, ऑर्गेनिक वेस्ट, वो एक सही तरीके से ही डाइजेस्ट होगा और पूरा ऑटो कंट्रोल में है। तो इसमें जो भी खाद डाली हुई है हमने वो एक लेवल से अंडर कंट्रोल एटमॉस्फेयर, यानी इसमें कंप्लीट पीएच बैलेंस रहता है। टेम्परेचर एक प्रॉपर टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है। किसी भी जगह पे पीएच हाई एंड लो हुआ है, किसी भी जगह पे टेम्परेचर अप एंड डाउन हुआ है, तो पूरा सिस्टम वहाँ से उसको सक्शन करेगा। ठंडा है तो हीट करके ही डालेगा, पीएच अप एंड डाउन हुआ है तो पूरी तरह से एजिटेट सर्कुलेशन करेगा और इसके बाद हमें अच्छा मीथेन मिलता है। तो अभी जो डोम फुला है उसमें मीथेन गैस बना हुआ है। तो मीथेन गैस की जो बात बताऊं मैं, तो मीथेन गैस क्या है कि किसी भी चीज को सड़ाने के लिए प्रकृति को मिलाना है, नेचर को मिलाना है। जब तक उसमें से मीथेन नहीं निकलेगा वो चीज डिकम्पोज नहीं होगी, नहीं नेचर को मिलेगी। सर एक बात मैं बताना आपको जरा जरूरी समझता हूँ कि ये डाइजेस्टर जो है इसके अंदर जो 3 प्रोसेस है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सेल्यूलोज ये सब घटक छूटे होते हैं और वो अवेलेबल फॉर्म में आते हैं बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया उसको खा के एसिड फॉर्मेशन के लिए एसिड जनरेट करता है, एसिड एक्सक्रीट करता है। तो एसिड फॉर्मेशन प्रोसेस में जिब्रेलिक, ह्यूमिक, एमिनोफुल्विक ये सब बहुत से एसिड इसी में डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद में होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि गैस बाहर निकल आता है तो जो बचता है वो टोटली डिकम्पोज मटेरियल बचता है।
सर प्लीज हाँ, कैरी ऑन। वही जो सर ने बात बताई वो सही बात है, क्योंकि किसी भी हम कच्चा अवशेष हमारे खेत में डालेंगे तो यही प्रोसेस होगी और यही प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। उसी टाइम हमारे खेत में ज्यादा कम बारिश, ज्यादा धूप, किसी भी वजह से प्रॉपर ऑर्गेनिक कार्बन जो उसमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम अच्छा वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक कार्बन को डेवलप करते हैं और जब कार्बन ही डेवलप हो जाएगा तो हमारी मिट्टी, हमारी फसल को जो मेन चीज चाहिए, यानी ऑर्गेनिक कार्बन ऐसा घटक है हमारी मिट्टी फसल के लिए कि वो हमारा ब्लड को जैसे हार्ट पंप करता है वैसे हमारी पूरी खेत और मिट्टी को पंपिंग का काम करता है। अभी मैं आपको बताऊं कि चलो डाइजेस्टर में तो हम सारी चीज मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद गैस में भी हमने इतना ध्यान रखा है कि यहाँ से जो भी मीथेन गैस निकलेंगी वो एक लेवल से स्टार्ट से ही प्योरिफिकेशन में आ जाएंगी, यानी हमारा प्योरिफिकेशन सिस्टम में किसी भी प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे ये जो डिज़ाइन है वो हमने इस टेक्नोलॉजी हमारे साथ साइंटिस्ट जुड़े हुए डॉक्टर सलीम चन्नीवाला उसके साथ लिए है और वही हमारा ग्लो ग्रीन का टीम मेंबर है जो किसी कारण से वजह से आज हमारे साथ प्लांट पे हाजिर नहीं है। तो हम तीनों मिलके तो प्लांट संभाल ही रहे हैं, लेकिन साहब भी अच्छी तरीके से हमें गाइड करते हैं। और ये जो गैस है, अभी खाद की बात के बाद में आपको बताता हूँ गैस कैसे प्योरिफिकेशन होता है। सर हमारे साथ जो भी हमारी फाइनेंशियल टीम है, बलराम भाई, प्रेमजी भाई, शंभू भाई, सब ने मिल के जो डाइजेस्टर की डिज़ाइन थी वो पूरी डिज़ाइन और पूरी पैटर्न हमने करवाया है और डॉक्टर चन्नीवाला साहब का ही ये डिज़ाइन और पैटर्न है। आइए मैं आपको बताता हूँ। खाद के बाद हम जब गैस की बात करते हैं तो ये जो पाइपलाइन है इसमें से हमारा प्योर मीथेन गैस आता है जो सीएनजी की तरह गाड़ियों में सेल होता है। और हमने गैस में भी अच्छा R&D किया है, ऐसा नहीं कि खाद में ही। गैस में अभी हम जो मीथेन दे रहे हैं वो किसी भी व्हीकल में 0% कंप्लेन से चलता है और नेचुरल गैस की ही तरह गाड़ियों अच्छी रन करती है और उससे पिकअप भी अच्छा मिल रहा है और एवरेज भी अच्छी मिल रही है। तो ये जो दिख रहा है वो स्क्रबर है, यहाँ से गैस प्योरिफिकेशन स्टार्ट चालू हो जाता है। अभी हमारा प्लांट चल रहा है प्योरिफिकेशन का, तो आपको दिखाऊँ कि ये जो भी बायोगैस प्लांट है वो लाइव है, गैस भी चल रहा है। 15 मिनट पहले ही हमारा प्योरिफिकेशन प्लांट को हमने बंद किया है और वही प्योर मीथेन ने हमने स्टोरेज बलून में भरा है और स्टोरेज बलून के बाद हम कंप्रेस करके मीथेन को 200 बार प्रेशर से हम सीएनजी पे भेज रहे हैं। तो ये जो पीछे यूनिट दिख रहा है वो हमारा कंप्रेसर है, उसको कंप्रेस करके इस पाइप से जरिए इस कास्केट में भरा जाता है और ये कास्केट के माध्यम से हम इंडियन ऑयल को गैस भेजते हैं और ये रेडी टू कास्केट अभी ट्रॉली में लोड होने के बाद पंप पे जाने वाले हैं। मेन बात पे हम आते हैं कि जो खाद है उसके लिए ये डाइजेस्टर में ऐसी डिज़ाइन किया गया है कि जो भी खाद मिलेगी वो 100% डाइजेस्ट खाद मिलेगी, मतलब में कंपोस्ट खाद मिलेगी, कंपोस्ट खाद टोटल मिलेंगी और उसमें 0% एडल्टेशन है, यानी इसमें किसी भी चीज मिला ही नहीं जाता। नेचुरल से यानी कुदरत से लिया हुआ सारा फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, गोबर को ही अच्छे से डिकम्पोज किया है और उसकी ही प्योर न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी मिल रही है। तो इसमें ऐसा लेवल है कि जब तक 100% डिकम्पोज नहीं होगी वो हमें ओवरफ्लो के माध्यम से मिलेगी और जब वो खाद हमें मिल जाती है तो ये फर्स्ट चैम्बर में हम कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट चैम्बर में कलेक्ट के बाद एक रोटेशन देते हैं, एरोबिक एनएरोबिक, क्योंकि डाइजेस्टर में से जो भी खाद है उसको हवा नहीं मिली है। हवा नहीं मिलने के वजह से उसमें काफ़ी सारे पैथोजेंस हो गए, न्यूट्रिशन अनबैलेंस होगा, तो इसको एरोबिक एनएरोबिक ट्रीटमेंट देते हैं। उसका एक टाइमिंग फिक्स किया है, सुबह शाम इसको एजिटेटिंग देते हैं और यहाँ भी पूरा साइंटिफिक तरीके से सेंसर के माध्यम से कितना डेप्थ, कितना वॉल्यूम, उसको इस लेवल से एजिटेटिंग सर्कुलेशन दिखाया जाता है। यहाँ से जो खाद है उस खाद को हम सेग्रेट करते हैं। तो हमारे खाद का इस खाद को हम जब निकले है उसका एक पीएच न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करते हैं, बाद में उसको 100% सन ड्राई करते हैं। जैसे आपको हमारे प्लांट में सभी जगह पे सूखी हुई खाद दिखेगी। सन ड्राई का मतलब मैं सीधा आपको बताऊं कि इसमें सूर्य के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें 100% स्टरीलाइज कर दे। तो हम कुदरत का ही सहारा लेते हैं और 100% सन ड्राई करने के बाद
इस खाद में सबसे जो मेन चीज बचेगी वो बचेगी ऑर्गेनिक कार्बन और ऑर्गेनिक मैटर, और वही हमारी फसल को जरूरत है। तो एक खाद को हम फिर सन ड्राई के बाद अलग अलग क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हैं, एक लेवल का मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं और उसी को ही इनरिच करते हैं। तो एक खाद की जो रिकमेंड मात्रा है वो किसी भी बिना गोबर खाद या किसी भी केमिकल खाद डाले 75 kg पर एकड़ जब बेजल डोज पे किसान डालता है तो उसको किसी भी खाद की जरूरत नहीं। इस खाद को ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि किसान केमिकल जो यूरिया डीएपी डालता है वो मात्रा कम करना चाहता है तो 50% इसकी मात्रा कम कर दे, 75 kg के साथ मिला के जिस रो से वो प्लांटेशन करना चाहता है उसी रो में एक खाद को बिखेर दे, तभी उसकी मिट्टी को और जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो अच्छे प्रॉपर मिल जाएगा। की है हमारे लिक्विड की है। इस लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल निकालने के बाद एक ऐसी प्रॉपर्टी में है, इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा भरपूर है और हम यहाँ उसको चेक करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या वैल्यू एडिशनल करना चाहिए। तो एक खाद में से फिर लिक्विड को हम ग्राइंडिंग क्रशरिंग करके न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं। अशोक भाई, कहने का मतलब ये है कि ये सेमी एनरिच हो चुका है, ये सेमी एनरिच ही हम लोग आगे लेके जाएंगे, फिर फुल एनरिच होगा और फिर ही फार्मर को जाएगा। तो हमने यहाँ जो टंकियाँ दिख रही है आपको, उसमें हमने न्यूट्रिशन बैलेंस मैनेजमेंट का काम किया है। जो न्यूट्रिशन जिसमें सबसे ज़्यादा है उसको कलेक्ट किया है, जिस टैंक में जो न्यूट्रिशन जिसमें जिंक बोरोन है उसको कलेक्ट किया है, जिसमें अलग अलग एंजाइम और हार्मोन क्रिएट होता है उसको कलेक्ट किया है। उसके बाद वहाँ से जो हमने चैम्बर दिखाया था उसका कुछ परसेंटेज में वहाँ से कलेक्ट किया जाता है, कुछ परसेंटेज यहाँ से, कुछ परसेंटेज वहाँ के, वो सबको मिला के एक हमने रेस्टिंग टैंक बनाया हुआ है। यहाँ से जो चैम्बर दिख रही है और ऊपर जो चैम्बर हमने रखी है वो रेस्टिंग चैम्बर है। रेस्टिंग चैम्बर का ऐसा मतलब है कि जो भी रो स्लरी निकली है सॉलिड लिक्विड सेपरेट करने के बाद लिक्विड फॉर्म को यहाँ हम लेके आते हैं। उसमें एक साइंटिफिक तरीके से 30-70% का एजिटेटिंग रेशियो मेंटेन करते हैं। बाद में वही हमने जो भी डिकम्पोज किया हुआ वैल्यू एडिशनल मटेरियल है उसको इसमें मिलाते हैं, फिर इसका लैब एनालिसिस करते हैं। तो हमारा लैब एनालिसिस अभी चल रहा है बैच नंबर 13। तो बैच नंबर 13 से हम आपको यही बता सकते हैं कि हम जो भी खाद आपको दे रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी है। तो आप जरूर हमारा बैच नंबर 13 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लैब रिपोर्ट देख लीजिए। और हमने 5 साल की प्रैक्टिस में यही समझा है कि समझो हम यूरिया डीएपी किसी भी केमिकल दे देंगे फसल को, लेकिन वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, उसकी न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं होता है। तो हमने यही कोशिश किया कि जो 17 मेन पोषक तत्व है, नाइट्रोजन से लेकर बोरो, वो सब पोषक तत्व दिया है, क्योंकि कब फसल किस पोषक तत्व को उठाएगी किसी तरह के हमें पता नहीं है, ना तो फसल को इसीलिए हमें सही फूड देना चाहिए। तो ग्लो लिक्विड टॉनिक ये है और उसका पूरा नॉर्मल न्यूट्रिशन चार्ट दिखा रहा हूँ। दूसरी प्रोडक्ट हमारी एक ग्लो सोइल, आगे भी मैंने बताया, फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि ग्लो सोइल पाउडर फॉर्म है और वो बेसल डोज पे 75 kg पर एकड़ डालना है बिफोर प्लांटेशन या बिफोर हम किसी भी चीज को खेत में डालते हैं जर्मिनेशन से पहले। और लिक्विड टॉनिक ऐसी खाद है वाटर सोल्यूबल कि आपका फसल का जर्मिनेशन होने के 15 दिन के बाद हर 10 दिन पे 15 लीटर पर एकड़ आप मिनिमम कम से कम 3 बार चलाइए। तो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन बैलेंस करेगा, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो जाएगा, हमारी मिट्टी में रहने वाले सारे सूक्ष्म जीव का खुराक हो जाएगा और हमारी मिट्टी में एक बायोलॉजिकल सिस्टम जो रन करना है माइक्रोब्स की वो रन हो जाएगी। इसके बाद इस सोइल पीएच बैलेंस करेगा, तो वो सारे फायदे। दूसरा, सभी किसानों के साथ मिलने के बाद सभी किसान का था कि भाई हमें पेस्टिसाइड का ही ऑप्शन चाहिए, तो हमने ग्लो लिक्विड टॉनिक को स्पेशली मॉडिफाई करके ऐसा स्प्रे ग्रेड डेवलप किया है जो ग्लो लिक्विड टॉनिक प्रीमियम स्प्रे है। वो प्रीमियम स्प्रे का मेन काम है हमारे किसी भी खेत में या हमारी किसी भी फसल को जो जड़ों से नहीं मिलने वाले न्यूट्रिशन उसकी डेफिशिएंसी है या तो अधिकता हो गई है, उसकी वजह से कीड़े बीमारी या फंगस लग जाती है। ये स्प्रे करने से फायदा क्या होगा कि स्प्रे 100% पत्ता एब्जॉर्ब कर लेगा। जब पत्ता एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसमें जो भी न्यूट्रिशन अनबैलेंस हो बैलेंस हो जाएगा, इसलिए पौधे में अपने आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उसमें कम से कम बीमारी आएगी, कम से कम कीड़ा लगेगा। तो किसान जब बीमारी और कीड़ा लगेगा ही नहीं तब क्यों केमिकल डाले, तो पेस्टिसाइड का 100% ऑप्शन हो जाता है।
और काफी किसानों के साथ हमारा ये बेनिफिट रिजल्ट भी है। तो हमारे 3 प्रोडक्ट है, ग्लो लिक्विड प्रीमियम स्प्रे जो स्प्रे का काम करेगा, ग्लो लिक्विड सॉइल एप्लीकेशन जो लिक्विड फॉर्म में जड़ों से पानी के साथ आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना रहेगा। तो दूसरे की कंपैरिजन में उसको कम से कम बीमारी और कम से कम कीड़ा या कम से कम फंगल या तो जो चिप्स माइट वो बहुत कम लगेगा। तो रिकमेंड की मात्रा से वो 25-50% केमिकल से ही उसका मतलब पेस्टिसाइड सिर्फ 50% यूज करके हमारा 100 ml 15 लीटर में यूज करके उसका काम हो जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा। तो मतलब हम लोग ऐसे एटलीस्ट 50% 50% तो बचा सकेंगे पेस्टिसाइड को। हाँ, तो मैंने यही कोशिश किया है कि हमने 6 साल के एक्सपीरियंस में एक खाद को डेवलप करने में किसानों को दिया है। जो भी फायदा हुआ हो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और किसानों को भेजिए। और कुछ माहिती हमारे से छूटी है या तो हम आपके जरिए नहीं पहुंचाने पाए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर से आप कभी भी फोन से बात कर सकते हो। तो हम हो सके इतनी सही और सटीक जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। धन्यवाद।